गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आप लोगों को कल इसका पार्ट 1 अनुकरण वाचन भेजा था। पेज नंबर 106 एंड 107, 108, 108, 109 इसे आज मैं आप लोगों को भेज रही हूँ। आप इसे अच्छी तरीके से देखेंगे कि मैं सुनेंगे कि किस तरह से आप कहाँ पर किन शब्दों पर कितना जोर देना है। उन्हीं दिनों में कविता भी लिखने लगा। एक कॉपी में कविता लिखकर उसे जेब में लिए फिरता। सत्य और सोमेंद्र ने वे कविताएं पढ़ी तो उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर मेरे शिक्षकों ने भी वे कविताएं पढ़ी और तारीफ की। यह बात पिताजी के पास भी पहुंची। उन्होंने कविताएं देखी और मुस्कुरा पड़े। स्कूल से अरुचि होने के बावजूद मेरी पढ़ाई बराबर चलती रही। घर पर भी भाषा, गणित, विज्ञान, चित्रकला, संगीत सभी सिखाए जाते। शरीर को स्वस्थ बनाने पर भी जोर दिया जाता। घर में संगीत के स्वर भी गूंजते रहते। तरह तरह के लोग घर आते रहते। कोई भालू नचाता, कोई सांप का खेल दिखलाता, कोई नाटक दिखाता, कोई बाजीगरी। यह सब देखकर हमें बहुत मजा आता। हमें प्राचीन धर्मों, परंपराओं, आदर्शों और रीति रिवाजों का आदर करना सिखाया जाता। मुझे रामायण और महाभारत से तो लगाव हो ही चुका था। अब प्राचीन बंगला पुस्तकों को पढ़ने की रुचि जागी। वे किताबें सोने वाले कमरे में अलमारियों में बंद रहती थीं। उन्हें निकालने के लिए कभी कभी चाची की साड़ी की छोर से बंधे चाबी के गुच्छों को चुराना भी पड़ता था। जब पिताजी यात्रा पर बाहर गए होते, मैं चुपचाप उनके कमरे में घुस जाता। उनकी कुर्सी पर बैठकर उनकी कोई किताब पढ़ने लगता। जब मैं 12 वर्ष का था, मेरा उपनयन संस्कार किया गया। केसरिया कपड़े पहनकर और सिर मुड़वाकर कमरे में गायत्री मंत्र का जाप करने में मुझे बहुत मजा आया। मैं सिर्फ इस बात से परेशान कि मुड़े सिर मैं स्कूल कैसे जा पाऊंगा, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। उत्सव समाप्त होने पर पिताजी ने मुझे बुलाया और पूछा, तुम कुछ महीनों के लिए मेरे साथ यात्रा पर जाना पसंद करोगे? घर से निकलकर यात्रा पर जाने में मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं पिताजी के साथ पहले शांति निकेतन गया। पिताजी के नज़दीक आने का यह पहला मौका था। पिताजी ने मुझे छोटे छोटे काम करने को कहते। मैं उनकी घड़ी में चाबी देता, उनके खुदरे पैसे को संभालता, भिखारियों को भीख देता। वहीं मुझे यह पता चल गया कि कविताएं लिखने के लिए शांति निकेतन से बेहतर कोई जगह नहीं है। मैं बगीचे में नारियल के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ जाता, सामने अपने पैर फैला देता और लिखने लगता। मेरी नीली नोटबुक फट गई थी। अब मेरे पास पक्की जिल्द वाली नई नोटबुक आ गई थी। कुछ दिनों बाद हम अमृतसर गए। बच्चों, इसमें नोटबुक है। नोटबुक मैं भी हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, कॉपी को नोटबुक कहा जाता है। कुछ दिनों बाद हम अमृतसर गए। वहाँ 1 महीना ठहरे। पिताजी मुझे अंग्रेजी, बंगला, व्याकरण, संस्कृत व खगोल विज्ञान पढ़ाते। वे सादा खाना खाते, जो मुझे भी अच्छा लगता था। इस यात्रा में पिता का दूसरा ही रूप देखने को मिला, जबकि अपने जन्म स्थान जोड़ासांको में हम लोग उनसे डरते थे। घर लौटकर मैं अपनी यात्रा के किस्से सबको सुनाया करता। माँ को मुझ पर बड़ा गर्व होता। घर में मेरे भाई ज्योतिरिंद्र और भाभी कादम्बरी मुझे कविता से जुड़ने में मदद करते। माँ की मृत्यु के बाद बड़ी बहन सौदामिनी मेरा ध्यान रखने लगी। नाटक और संगीत के अलावा
ज्योतिरिंद्र की रुचि घुड़सवारी और तैराकी में भी थी। वे मुझे घुड़सवारी और तैराकी सिखाते। एक बार मैं अपने लिए किराए का एक टट्टू ले आया। मैं उस पर चढ़कर देहात की ओर निकल गया। मैं उस पर से सिर्फ इसलिए नहीं गिरा कि ज्योति दादा को भरोसा था कि मैं नहीं गिरूंगा। ज्योतिरिंद्र दादा नाटक लिखा करते थे। नाटक के लिए गीत मुझसे लिखवाते। नाटक के बीच में जब वे गीत गाए जाते तो सबको आश्चर्य होता कि एक कम उम्र के लड़के ने यह गीत लिखा है। मैं 16 साल का हो गया था। मेरे भाई बहन मेरे भविष्य को लेकर चिंता करने लगे। भाई सत्येंद्र नाथ ने सुझाव दिया कि मुझे इंग्लैंड भेज दिया जाए। मुझे वहाँ मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर कानून की पढ़ाई करनी थी। इससे पहले चुस्त और आधुनिक बनने के ख्याल से मुझे अहमदाबाद में सत्येंद्र दादा के पास रहना पड़ा। अहमदाबाद और मुंबई में 6 महीने रहने के बाद मेरे इंग्लैंड रवाना होने का वक्त आ गया। 20 सितंबर 1878 की शाम के 5 बजे मैं पूना नाम के समुद्री जहाज से मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। डेक की रेलिंग के पास अकेला खड़ा मैं जेटी और जहाज के बीच का बढ़ता हुआ अंतर देखता रहा। अचानक मुझे उदासी ने घेर लिया। मैं अपने पीछे भारत का किनारा ही नहीं, अपने बचपन को भी छोड़े जा रहा था। मैं फौरन डेक से हट गया और अपने केबिन में जाकर लेट गया। बच्चों, इस पाठ में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने बचपन की उन सारी यादों को समेटा है जिसे कि वे संजोना चाहते थे अपने अंदर, और उन्होंने अपनी रुचि के बारे में, अपने सब कुछ के बारे में कि उनमें किस किस विषय में रुचि थी, वे क्या करते थे, उनका जीवन कैसा था, ये सारी बातों को उन्होंने इसमें बताया। आप इसका शब्दार्थ अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, ठीक है। केश, बाल, संजोना, सजाना, क्रम में रखना, छुआछूत, अस्पृश्यता, छूत छात का ख्याल, पैबंद, चकती, थिगली, फटे पर दूसरा कपड़ा लगाना, बाजीगर, जादूगर का काम, उत्सव, मंगल कार्य या जलसा, डेक, जहाज की छत, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत, जनेऊ, देहात, गांव, जेटी, पक्का घाट। इसे आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे शब्दार्थ को। और बच्चों, ये जो मौखिक का क्वेश्चन आंसर है, इसे आप पेंसिल से अपने बुक पर ही लिख करके छोड़ देंगे। नौकर लेखक को किसकी कहानियां सुनाते थे? रामायण की। लेखक को खाने पीने का में क्या पसंद नहीं था? दूध। बचपन में लेखक को घेरे में बंद कर नौकर कौन सी रेखा खींचते थे? लक्ष्मण रेखा। लेखक को किन किन विषयों में आनंद आता था? चित्रकला और विज्ञान में। छुटपन में लेखक कहाँ रहा करते थे? नर्सरी में। लेखक का जन्म कहाँ हुआ? जोड़ा साँको। प्रारंभ में लेखक को कहाँ जाने का बहुत मन करता था? स्कूल। इसे आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। सही विकल्प अपनी कॉपी पर, अभ्यास संख्या 1 सही कॉपी पर, शब्दार्थ कॉपी पर, और आपका जो मौखिक प्रश्न है इसे आप अपने बुक पर ही ऐसे लिख करके छोड़ देंगे। धन्यवाद।